हेट स्पीच को लेकर के देश में तमाम संस्थाएं जो हैं वो चिंतित हैं। हमने भी लगातार कार्यक्रम यहाँ पर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में तमाम बार टिप्पणी कर चुका है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि केंद्र शायद मजबूरी में, शायद नहीं, लेकिन अब उसने सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से और बहुत ही डिटेल में यह बोला है कि हम हेट स्पीच के खिलाफ कानून लाने वाले। तो क्या बिगड़े बोल सुधारेगा हेट स्पीच का कानून? क्या यही एक तरीका था जिससे हेट स्पीच इस देश में रुक सकती? सांप्रदायिक आधार पर होने वाली हेट स्पीच के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज ये सुनवाई जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच में हुई है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने सवाल पूछा था। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या पूछा। वो कहते हैं, जहां तक नफरत की बात है तो अब क्या स्थिति है? नफरत का सामान्य माहौल क्या है? माहौल पहले से बेहतर हुआ है या बदतर हुआ है? कोर्ट में वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े क्या बोला, आइए आपको वो बताते हैं। वो कहते हैं, सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अब भी अगर कहीं चिंगारी होती है तो सब कुछ भड़क जाता है। पहले 3 मामलों में से शुरू हुआ था यह पूरा मामला। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आइए आपको वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार को निर्देश देते हैं कि वो आरोपी का धर्म देखे बगैर हेट स्पीच के मामले में खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। यानी कि आप सुओ मोटो एक्शन लीजिए, क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोई शिकायत करे? पुलिस इसके लिए औपचारिक शिकायत दर्ज होने का इंतजार ना करे कि कोई आए और फिर कंप्लेंट करे, अपने आप कर लीजिए। कोर्ट ने राज्यों से कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा था कि आप बताइए आपने क्या क्या किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हेट स्पीच रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। जवाब में, और क्योंकि आप जानते हैं अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारों पर यह सवाल थे, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड सरकार ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 118 मामले दर्ज किए, 118, जिसमें से 23 मामले स्वतः संज्ञान के हैं, यानी कि सुओ मोटो कोग्निजेंस, यानी हमने बिना किसी कंप्लेनेंट के हमने खुद ही उसको रजिस्टर कर लिया। 118 में से 23 95 शिकायतों पर आधारित, यह जानकारी उन्होंने दी कोर्ट में। इस पर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने क्या कहा, आइए आपको वो दिखाते हैं। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने यह बोला कि चार्जशीट उपयुक्त धाराओं के साथ दायर किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हल्की धाराओं का इस्तेमाल हो। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो है वो एकदम बराबर नजर बनाए हुए है। उसको मालूम है कि दिक्कत कहां आती है, या हेट स्पीच पर दिक्कत कहां आई है पहले, कि आपने कार्रवाई की दिखाई लेकिन हल्के कानून। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको चार्जशीट उपयुक्त धाराओं के तहत दायर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हल्की धाराओं का इस्तेमाल हो। यह एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, यह एक सवाल पूछा गया। तो जवाब में सरकार ने क्या कहा, आपको वो बताते हैं। सरकार कहती है कि हां, आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, वहीं से उनको जमानत मिली। वहीं कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या बोला, आइए आपको यहां पर बताएं। तो यूपी सरकार की भी एक रिपोर्ट दाखिल हुई। यूपी की सरकार कहती है कि करीब 581 केस हमने दर्ज किए हैं, जिसमें से 160 मुकदमे स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटो कोग्निजेंस लेकर दर्ज किए गए। चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है इन सब मामलों में। हमने देखा है कि जांच और चार्जशीट में सभी धर्मों पर समान कार्रवाई हुई है। यह किसने बताया? यूपी की सरकार ने कोर्ट में। अब केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ASG ने क्या कहा, आइए वो आपको यहां पर दिखाते हैं। तो के.एम. नटराज कहते हैं कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है और इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता है।
यानी कि महसूस हो रहा है केंद्र को भी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हेट स्पीच को लेकर कानून लाने की कवायद है। तो ये दूसरी बार अदालत में और बहुत ही विस्तृत रूप से अदालत में केंद्र ने जानकारी दी है कि हम एक कानून लाने जा रहे हैं हेट स्पीच में। जो हितधारक हैं यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उनके इनपुट लिए जा रहे हैं कि उसके आधार पर यह बनाया जाए। अब इसको लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात तो आप ये तय करें कि हेट स्पीच क्या होती है, कैसे उसको परिभाषित किया जाए, कौन हेट स्पीच में किसके खिलाफ एक्शन होगा। और जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अगर एक बार कानून बन जाए तो उस पर सिलेक्टिव कार्रवाई ना हो, यानी कि आप अगर कोई हेट स्पीच कर रहा है तो उस पर आप समूची कार्रवाई करें, पूरी कार्रवाई करें, राजनीति से प्रेरित होकर के कार्रवाई ना। अब इसी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिर टेलीविजन चैनल्स पर सवाल उठाए। कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने कहा जो हो रहा है टीआरपी के लिए हो रहा है। चैनल एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। एनबीएसए एक संस्था है जो कि चैनल पर जो कंटेंट होता है टीवी चैनल पर उसको देखती है, इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, वे चीजों को सनसनीखेज बनाते हैं। वो टीवी चैनल की बात कर रहे हैं। यह शक्तिशाली मीडिया है, युवा इससे चिपक जाते हैं। आप किसी भी अन्य माध्यम की तुलना में तेजी से विभाजन बनाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने क्या बोला, आइए आपको वो भी बताएं, क्योंकि एक जरूरी बात उन्होंने भी बोली। वो कहते हैं कि हमें भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस की आवश्यकता है। स्वतंत्र लेकिन संतुलित, इंडिपेंडेंट लेकिन बैलेंस्ड, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना था, जस्टिस नागरत्ना। अब ये जो टेलीविजन की जो एजेंसी है एनबीएसए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ दलील रखी, क्योंकि इन पर सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप तो रोक ही नहीं पा रहे हैं टीवी पर नफरत। तो एनबीएसए ने जवाब देते हुए यह कहा कि 72 चैनल हमारे साथ हैं। स्वायत्त संस्थान है ना, सरकारी संस्थान तो है नहीं, तो उसमें जो इसके साथ जुड़ेगा उसी के बारे में वो बात करेंगे। वो कहते हैं कि हम वीडियो हटा देते हैं। कोई शिकायतकर्ता ये नहीं कह रहा है कि वो हमारे आदेश से संतुष्ट नहीं है। ये एनबीएसए ने, यानी कि जो टीवी न्यूज चैनल के को देखने वाली सेल्फ गवर्निंग एक बॉडी जो है, उसने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट में ही दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच मामले पर भी सुनवाई हुई। धर्म संसद जो हुई थी आपको याद है दिल्ली में, जिसमें बहुत ही बिगड़े बोल बोले गए। तो सीजेओ जो हैं सीजेआई माफ कीजिएगा, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की ये बेंच थी जिसमें ये वाली कार्रवाई हो रही थी। उसमें यह बोला गया, ये वो अवमानना याचिका तुषार गांधी ने दायर की थी। याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से क्या कहा गया, आइए आपको वो बताते हैं। तो वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि मामले की जांच चल रही है। 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई। चार्जशीट दाखिल कर अभी चार्जशीट दाखिल तक नहीं हुई है कि भाई क्या कार्रवाई कोई ले रहा है। यहां पर आपके शहर के अंदर हेट स्पीच हो गई, उसमें पिटिशनर का कहना है कि आपने तो चार्जशीट ही अभी तक दाखिल नहीं की, ना कोई गिरफ्तार हुआ इस पूरे मामले में, तो क्या कार्रवाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। आप ये सोचिए, हेट स्पीच को लेकर के आज बहुत जरूरी बहस हुई है अदालत में, अलग अलग मामलों। धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, सुप्रीम कोर्ट कहती है दिल्ली पुलिस। इसके 5 महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई? 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई, यह सवाल पूछा गया कि ये जो प्रकरण हुआ उसके 5 महीने बाद आपने एफआईआर की। एफआईआर दर्ज होने से कि आप महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची? 8 महीने हो चुके हैं एफआईआर दर्ज होने के बाद, तो ये जांच कहां पहुंची? मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगला बड़ा सवाल। वो सारे सवाल जिसके जवाब पुलिस को देने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ डाले। कितने लोगों से पूछताछ की गई है, ये सवाल पूछ डाला। इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, ये सवाल पूछ डाला। जांच अधिकारी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई कि अब आप बताइए आपने क्या कार्रवाई की। तो आप ये जान लीजिए कि इतनी कार्रवाई हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में नफरत हटाने के मामले में।
अब ये नफरत हटेगी, जाएगी, हेट स्पीच खत्म होगी, हम नहीं जानते। लेकिन केंद्र की तरफ से हेट स्पीच के कानून को लेकर के बहुत ही सख्ती से स्टेक होल्डर से यानी कि हितधारकों से बात करना, ये एक बड़ी पहल। कितनी कारगर सिद्ध होगी ये तो आगे पता चलेगा। अब इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में नजर बनाई हुई है और उसी पूरी कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं एनडीटीवी के आशीष भार्गव। वो अब बता रहे हैं कि केंद्र ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही विस्तार से यह बताया है कि वो हेट स्पीच पर कानून लाने के लिए सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर रही है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना। हेट स्पीच पे कड़े कानून बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पुरजोर तरीके से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में बात रखी है कि वो हेट स्पीच को लेकर कड़े कानूनी प्रावधान पर विचार कर रहा है, नया कानून लाने पर विचार कर रहा है। और कुछ राज्यों ने अपने विचार उनके पास रखे भी हैं, केंद्र सरकार के पास, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने भी रखे हैं और विचार हो रहा है। इसके बाद इसे संसद पर रखा जाएगा। हेट स्पीच को लेकर काफ़ी सारी पिटीशन है, जिसमें एक अश्विनी उपाध्याय की भी पिटीशन है, जिसमें मांग की गई है कड़े उपाय करने चाहिए, कड़े प्रावधान करने चाहिए। लॉ कमीशन पहले भी इस तरह की रिपोर्ट दे चुका है। इसके अलावा 11 और पिटीशन है, कुल मिलाकर 12 पिटीशन है, जिसमें अलग अलग मांग की गई हैं, लेकिन कार्रवाई की मांग सभी में की गई है। तो यहाँ पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से एएसजी KM नटराज ने ये बात रखी कि केंद्र सरकार विचार कर रही है। आईपीसी में कुछ प्रावधान है लेकिन वो पूरी तरह से पुख्ता नहीं है, इसलिए सीआरपीसी में यानी कानून में मौजूदा जो कानून है उसमें बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है। कवायद शुरू की गई है और उसमें कुछ वक्त लगेगा। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस BV नागरत्ना जो बेंच है, उन्होंने भी चिंता जताई और केंद्र सरकार से कहा है कि वो ज़रूर इस पर विचार करें और जो कानून जो हो वो इस बार जो नया कानून आए उस पर किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल क्लियर वो कानून होना चाहिए, सीधे तौर पर होना चाहिए। ये भी पूछा कि उसकी रूपरेखा क्या है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना था कि संसद के पटल पर रखा जाएगा, उस पर कुछ भी अभी बताना संभव नहीं है क्योंकि ये विधायिका का काम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने में कहा कि 1 महीने बाद इस मामले की सुनवाई होगी, तो उस समय केंद्र सरकार अपना रुख बताए कि ये जो मामला है नए कानून का वो कहाँ तक पहुँचा है। काफ़ी अहम ये मुद्दा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ऐसे में सरकार को दखल देना चाहिए। कानून की ज़रूरत है, सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, ये बात बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्योंकि हेट स्पीच को रोकना बहुत ज़रूरी है, ऐसी घटनाएं ना हों। तो निश्चित तौर पर एक अहम सुनवाई जो है इस मुद्दे पर अब 1 महीने के बाद होगी, जब केंद्र सरकार अब ये बताएगी कि नए कानून का जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा काफ़ी अहम ये भी है कि जो राज्य हैं वो कुल मिलाकर 5 राज्य हैं, वो बताएंगे कि हेट स्पीच को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। वो भी एक हलफनामा यहाँ पर दाखिल करेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट भी फाइल किया था और यही कहा था कि इस पर कानून को लेकर, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को लेकर आगे की कार्रवाई चल रही है। और जो गृह मंत्रालय में जो अलग अलग जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे उनके विचार मांगे हैं, उनके इनपुट मांगे हैं। कुछ राज्यों से और यूटी से कुछ विचार आए हैं, उनको आगे देखा जा रहा है और इसके साथ साथ अन्य राज्यों के जो विचार हैं उनका इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद ही आगे फैसला लिया जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। तो देखिए, एक बार फिर से एंकरों की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार फिर से प्रेस की बात की है। तो वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। राहुल देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत NDTV में। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि नफरत फैलती राजनीतिक कारणों से और वो कोई एक पार्टी नहीं कर रही है, ये बार बार इसका उल्लेख करना जरूरी है। सब जगह से हो रही है और वो एक इकोसिस्टम बन गया है। यहां से एक कुछ बोलेगा, उधर से कोई और कुछ बोलेगा, लेकिन उसमें मीडिया की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस पर टिप्पणी की है। एंकर की भूमिका पर, प्रेस की भूमिका पर, जो मीडिया संस्थानें हैं जो कि इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं, उन पर किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं एक तो प्रसन्नता जाहिर करना चाहता हूं कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जिस सख्ती के साथ और जिस स्पष्टता के साथ और जिस विस्तार के साथ इस मामले में बात की है,
वो पहले की अपेक्षा मैं पाता हूं थोड़ा नया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। उन्होंने लगभग हर उस पक्ष को इस संबोधित किया है जो इसमें जिम्मेदार है, किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा हुआ है। उन्होंने चैनल्स को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है, एंकरों को ठहराया है, और कंटेंट के फैसले करने वाले एंकरों के पीछे जो लोग संपादकीय फैसले लेते हैं, यानी संपादकीय विभाग के वरिष्ठ लोग, उनको भी जिम्मेदार माना है। और ये भी कह दिया उन्होंने जो असलियत है हमारे मीडिया की, उसके पीछे है पैसा, पैसे की ताकत। तो एक हमारे समाज की असलियत ऐसी बना दी गई है, मानसिकता बना दी गई है कि बांटने से, भड़काने से, आग लगाने वाली बातें करने से लोगों को लाभ मिलता है। लोग खुद बटे हुए हैं और उनके इस बटे हुए जो एक मानसिकता हो गई है, जो घृणा मिश्रित मानसिकता हो गई है, उसको बढ़ाने, भड़काने और आगे फैलाने का काम दुर्भाग्य से हमारे अधिकांश, सब नहीं, मीडिया चैनल कर रहे हैं। तो इसमें पहले कई बार हम लोग नाराज हो जाते हैं केवल एंकरों पर। एंकर तो वही कर सकता है जो उसके संपादक और उसका प्रबंधन चाहता है। अपने संपादक और प्रबंधन की मर्जी के बिना एंकर अपनी इच्छा से इस तरह की बातें नहीं कर सकते, भले ही वो खुद भीतर से सहमत हो इससे। राहुल जी, मैं इसी वजह से आपको रोकना चाहूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि जब अदालत में जज या जस्टिस जब ये चीज बोलते हैं तो उनको, उनकी नजरों में ये बात भी लानी जरूरी है कि सारा दोष आप एंकरों पे मत मढ़िए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद एक एंकर हूं और आप भी रह चुके हैं, लेकिन ये वास्तविकता अदालत को जानना जरूरी है। संकेत, मैं तो पाता हूं कि आज जो मैं पढ़ रहा था उसमें अदालत ने इसको साफ कर दिया है। उसने कहा है कि सबसे पीछे है पैसे की ताकत, और उसने एंकरों के साथ साथ, जैसा मैंने पहले कहा भी, कि जो संपादकीय फैसले लेने वाले लोग हैं चैनलों के भीतर बैठे हुए, जिसमें चैनल हेड्स हैं, चैनल प्रमुख हैं, और जो उनके ऊपर बैठे हुए मालिक, प्रबंधन के लोग हैं, वो सब इसमें शामिल है। और उन सबकी चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो शायद पहले हमें कम दिखी है। और आपने ठीक कहा कि सारी जिम्मेदारी आखिर में आके एंकरों पर हम लोग या उन पर टिका दी जाती थी, उन पर थोप दी जाती थी। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम, पूरी जो अर्थव्यवस्था है और पूरी जो एक आंतरिक संरचना होती है हमारे टीवी चैनलों की, उसके प्रत्येक महत्वपूर्ण भाग को आज चिन्हित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। राहुल जी, मेरा सबको जी आप खत्म कर लें, फिर मैं अगला सवाल। तो ये इससे मैं समझता हूं कि अब किसी के पास ये कहने की छूट नहीं है। और उन्होंने आज एनबीएसए पर भी टिप्पणी की है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो कई बार ये होता था कि एक हमारे संपादक लोग या कई हमारे मित्र ये कहकर बच जाते थे कि भाई देखिए, एनबीएसए तो एक संस्था हमारी बनी हुई है, वो ऐसी चीजों पे जिसको शिकायत है वो उसके पास जाए, वो जो फैसला करेगा उसको सब स्वीकार करेंगे। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि वो भी नाकाम सिद्ध हुई है। तो सवाल सबसे अंत में ये भी कहा कि भाई अंतिम बक स्टॉप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अंतिम जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो आपको लगता है कि धीरे धीरे बात कुछ इस दिशा में जा रही है कि सेल्फ गवर्नेंस के बजाय केंद्र सरकार बीच में आए और उसके बाद अपना एक कोई कानून लाए? क्योंकि अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर मीडिया की स्वतंत्रता पर भी सवाल पूछे जाएंगे। देखिए संकेत, आप और हम, मैं 40 साल से देख रहा हूं, ये जो आत्म निगमन की बात है, सेल्फ रेगुलेशन वाली जो बात है, ये कहने को बहुत अच्छी लगती है और हम लोग उसके पीछे सरकारी हस्तक्षेप से बचने के लिए उसकी शरण ले लेते हैं। लेकिन दरअसल उसने काम कभी किया नहीं है। अगर वो काम कर रही होती, हम अपने में नियंत्रण करने में सक्षम होते, तो ये स्थिति आती ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार इस चीज को हमें कहना पड़ता, हमें एक तरह से हमारी आलोचना करनी पड़ती और हमें अपना ही चेहरा आईना दिखाना पड़ता। जी जी बिल्कुल। तो ये जो एक आत्मनियंत्रण वाली बात है, ये व्यावहारिक नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो लोग, जो चैनल मालिक और जो चैनल इस बांटने वाले कंटेंट से फायदा उठा रहे हैं, उनको पैसा कमा रहे हैं, वो इस पर अंकुश कैसे लगाएंगे? बिल्कुल, अपने आप पर अंकुश क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनका उससे घाटा हो जाएगा, उनका सेल्फ फायदा घट जाएगा। कौन करेगा? सीधी सी बात है। राहुल देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत स्पष्ट तरीके से अपने विचार रखने के लिए। अब देखते हैं कि ये हेट स्पीच का जो कानून जिसकी बात केंद्र सरकार कर रही है वो कितना कारगर सिद्ध होता है। अभी तुरंत नहीं आ रहा है, लेकिन उस पर बातचीत अब शुरू कर दी है केंद्र सरकार ने, ऐसा उसने अदालत को बताया है।